आज हम पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्स इम्पल्स के बारे में एंड साथ साथ हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एंड उसी के साथ हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे जिससे हम मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ या फिर जो भी हमारे पास ये इम्पल्स वगैरह के केसेस हैं इनको हम अच्छे से समझ पाए कॉन्सेप्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं इम्पल्सिव फोर्स से। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? देखिए, कोई ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे सिर्फ कुछ समय के लिए एक्ट करता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे अब बैट हिटिंग अ बॉल, जब कोई बैट बॉल को हिट करता है तो उस बैट जो बॉल पे फोर्स लगाता है या बॉल जो बैट पे फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। बहुत कम पीरियड के लिए एक्ट करता है। फायरिंग ऑफ अ गन, जब गन जो होती है वो बुलेट पे फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। क्यों? बिकॉज वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। अगर हम किसी के चांटा मार दें तो वो भी क्या है, एक तरह से इम्पल्सिव फोर्स ही है, क्योंकि वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। हालांकि इफेक्ट उसका हालांकि बहुत देर तक रहेगा, लेकिन फोर्स तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एक्ट कर रहा है। कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स, टू बिलियर्ड बॉल जब एक साथ कोलाइड होती हैं एक दूसरे पे तो वो जो फोर्स लगाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? जैसे स्नूकर में देखते हैं ना हम कि स्नूकर में जब एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तो वो फोर्स लगाती है एक दूसरे पे, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए टकराती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और जो उस फोर्स का टोटल इफेक्ट होता है ना, जितना भी उसका टोटल इफेक्ट हुआ उसे बोलते हैं इम्पल्स। अब देखिए, जैसे हमने किसी के चांटा मारा तो उस पर उस समय जो फोर्स एक्ट हुआ उसकी गाल पे और हमारे हाथ पे, वो है इम्पल्सिव फोर्स। उसके बाद उसकी गाल लाल होगी, वो है इम्पल्स। मतलब उस इम्पल्सिव फोर्स का टोटल इफेक्ट वो होता है इम्पल्स। अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली इम्पल्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और उस टाइम का जिस टाइम के लिए वो इम्पैक्ट ब्लास्ट हुआ है, मतलब जितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट हुआ है किसी बॉडी पे। तो इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट ब्लास्ट। तो इम्पल्स बराबर एफ इंटू डेल टी। अगर इम्पल्स की यूनिट की बात करें तो इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और टाइम की होती है सेकंड। तो इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है। अब चलिए हम इम्पल्स के लिए क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इम्पल्स के लिए अगर हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करें तो कैसे कर सकते हैं? हमने बोला कि लेट किसी बॉडी पे जो टी टाइम के लिए एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट एफ बी द फोर्स एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग द कोलिजन। किसी भी बॉडी पे टी टाइम के लिए एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, तो जो फोर्स होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स बराबर आ जाएगा डीपी अपॉन dt के। तो यहां से dp की वैल्यू हो जाएगी f डॉट dt। क्लियर हुआ? तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं ये हो जाएगा f इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो p1 से कहां तक हो जाएगा? p2 तक, और टाइम कहां से कहां हो जाएगा? t1 से t2 तक। तो dp का इंटीग्रेशन होता है p कहां से कहां तक? p1 से p2 तक। और ये f t2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t कहां से कहां तक? t1 से t2 तक। तो ये हो जाएगा p2 माइनस p1 बराबर f, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 बराबर F इंटू डेल टी। तो ये P2 माइनस P1 बराबर फोर्स इंटू टाइम को फॉर विच फोर्स एक्ट्स, इसे क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स हमारे पास जो है वो आ गया। क्या? P2 का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम mv, P1 का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम mu। तो इम्पल्स हमारे पास आ गया mv माइनस u के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, इम्पल्स बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं हम। इम्पल्स बराबर एफ इंटू डेल्टा टी या फिर चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, यहां से क्या करते हैं? यहां से ये तो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, अब यहाँ पे कहानी खत्म। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने इस पॉइंट को ध्यान देना। ठीक है, ये P2 माइनस P1 किसके बराबर है? I, और P2 माइनस P1 को F इंटू डेल्टा टी लिखा। तो जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि I बराबर क्या होता है? इम्पल्स फोर्स इंटू डेल टाइम, मतलब टाइम का प्रोडक्ट। तो यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स क्या आ जाएगा? I अपॉन डेल टी। तो फोर्स किसके इनवर्सली दिख रहा है? टाइम के इनवर्सली दिख रहा है ना। इसका मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा फोर्स उतना ही कम लगेगा, और जितना कम टाइम लगेगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा है अक्सर कि जब भी कोई क्रिकेटर जो होता है वो जब भी कैच करता है, या क्रिकेटर ही क्यों ले, हम खुद को अज्यूम कर लेते हैं, जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब हम कैच पकड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं, तो हम बॉल इस तरह से पकड़ते हैं, हाथ को नीचे लाते वक्त पकड़ते हैं बॉल। ये नहीं कि हम हाथ एक जगह रखेंगे और कैच करेंगे। अगर हम हाथ एक जगह रखेंगे और कैच करेंगे तो टाइम क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा। एकदम से बॉल कैच हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा।
लेकिन अगर हम बॉल को नीचे लाते वक्त, हाथ को नीचे लाते वक्त इस तरह से कैच करते हैं, देखा होगा आपने क्रिकेटर इस तरह से मूव करते हैं अपने हैंड को डाउनवर्ड जब कैच पकड़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैच करने की ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है, और कैच करने की ड्यूरेशन अगर बढ़ेगी तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हाथ पे कम फोर्स लगेगा बॉल की वजह से। और अगर एकदम से कैच करेंगे तो हाथ पे ज्यादा फोर्स लगता है। तो ध्यान रखना है, क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड while catching the ball, because when the cricketer catch the ball his hands receive an impulse, and by moving his hand backward the cricketer increases the time duration of completing the catch, thus he exert a less force to stop the ball and save his hand from getting injured। क्लियर हुआ? जैसे व्हीकल्स वगैरह होते हैं, व्हीकल्स वगैरह में अगर शॉकर नहीं होते, जैसे पुराने गाड़ी होती थी उसमें शॉकर्स नहीं होते थे, तो जब हम ब्रेकर्स वगैरह पे गाड़ी जाती थी तो हम उछलते थे काफी ऊंचा। लेकिन अब क्या हुआ, व्हीकल्स जैसे कार बस इन सब में क्या हो गए, शॉकर्स हो गए। तो जब भी हम किसी रफ सरफेस पे मूव करते हैं तो वो शॉकर्स क्या करते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को, इम्पैक्ट की टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, धीरे से उछलते हैं हम। तो अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ गई उछलने की तो फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, तो हमें बिल्कुल कम फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे एथलीट वगैरह होते थे, अब तो खैर जैसे गद्दे वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, रेत वगैरह यूज होती थी एथलीट्स के लिए। जब एथलीट्स जंप करते थे तो ताकि उन्हें कम इंजरी हो तो हम हार्ड फ्लोर ना रख के हम क्या रखते थे, वहां पे रेत रखते थे। क्यों? क्योंकि रेत में जब एथलीट लैंड करेगा तो पैर उसके धंसेंगे रेत के अंदर, ठीक है, पैर उसके रेत के अंदर जाएंगे, तो जो नीचे आने की, लैंड होने की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लैंड होने की ड्यूरेशन जब इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, बिल्कुल। तो फोर्स कम लगेगा, इसी वजह से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो फोर्स टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है फोर्स टाइम ग्राफ का, वो हमें बताता है चेंज इन मोमेंटम के बारे में, या फिर इम्पल्स बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कहीं हमें क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स और टाइम का ग्राफ और हमसे पूछ रखा है चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स, तो जो फोर्स टाइम का ग्राफ का एरिया होगा ना, टोटल एरिया बिटवीन फोर्स टाइम ग्राफ, वो एरिया हमें बताएगा इम्पल्स के बारे में, या उसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि चाहे तो हम इम्पल्स, फोर्स और टाइम के ग्राफ को चाहे तो हम उससे इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें या फिर इम्पल्स निकाल लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पेन से लिख रखा है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो फोर्स टाइम के ग्राफ का बीच का एरिया होता है वो ही हमें बताता है इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम के बारे में। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी होता है, हर किसी को पता होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि एवरेज एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी को चांटा मार रहे हैं तो जितना दर्द उसके गाल पे होगा उतना ही दर्द हमारे हाथ पे भी होगा। जितना फोर्स हमारे हाथ ने उसके गाल पे लगाया है उतना ही फोर्स उसके गाल ने हमारे हाथ पे लगाया होगा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला, तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसपे फोर्स क्या लगे, जीरो लगे। उस आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज हैं ए और बी, वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, और टकराने के बाद अपनी वेलोसिटीज क्या कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं। समझ में आ रहा है क्या कहानी है? मान लीजिए एक जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए, ऐसा ही एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने बनाया। उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज पे मतलब बाहर से कोई फोर्स लग रहा होगा, एक दूसरे का ही लगेगा जितना लगेगा। वो दो बॉडीज क्या हो रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जब वो दो बॉडीज एक दूसरे से टकराई तो उन्होंने अपनी वेलोसिटी को क्या किया, चेंज कर लिया। जैसे ही उन्होंने वेलोसिटी को चेंज किया तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से उनके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। समझ रहे हो कहानी को, कि जैसे ही उनकी वेलोसिटी में चेंज आया उनके मोमेंटम में भी क्या होगा, चेंज आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखते हैं कितना चेंज हुआ। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी लिखता हूं मैं इसे सामने, डेल पी ए। तो इसे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ ए बी इंटू टी, और हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, इसे हम लिखेंगे डेल पी बी। ये हो जाएगा एफ ऑफ बी ए इंटू टी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, यह जाएगा हमारे पास
एफ ऑफ ए बी इंटू टी प्लस एफ ऑफ बी ए इंटू टी। देखिए समझेंगे इसे, ठीक है। मैंने बोला एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। उसके अंदर दो बॉडीज हैं, वो दो बॉडीज की वेलोसिटी कितनी है, अपनी कोई वेलोसिटी है उनकी, ठीक है। और जब वो एक दूसरे से टकरा रही है तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। एक किसी की कम हो जाएगी, किसी की ज्यादा हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज हुई तो मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो हमने वही लिखा कि जो पहली बॉडी है उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल पी ए, मतलब एफ ऑफ फोर्स ऑन ए जो बी पे फोर्स लगाएगा इंटू टी, प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, मतलब एफ ऑफ बी ए इंटू टी, मतलब बी पे जितना फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ए, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बराबर फोर्स ए पे जितना लग रहा होगा ड्यू टू बी इंटू टाइम। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि देखो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। तो हमने चेंज इन मोमेंटम को लिख दिया फोर्स इंटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इंटू टाइम। तो दोनों बॉडीज की मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, एफ ऑफ ए बी इंटू टी प्लस एफ ऑफ बी ए इंटू टी। इतना क्लियर हुआ। अब प्रूफ करते हैं, अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो हमने बोला कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फ्रॉम सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होता है वो डीपी अपॉन डी के बराबर होता है। और अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो फोर्स बराबर 0 फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स कितना होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी कितना आ जाएगा, 0। और किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब पी क्या है, कांस्टेंट। डेल पी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। डेल पी लिख देते हैं, इसे डीपी ना लिख के डेल पी लिख देते हैं। तो डेल पी क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं डेल पी क्या आ गया, डेल पी अपॉन डेल टी क्या आ गया, 0। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ, डेल लिखा हुआ, तो हम इस तरह समझेंगे कि डेल पी अपॉन डेल टी क्या आया, 0। तो डेल पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 0। और मोमेंटम में चेंज कितना हुआ था, एफ ऑफ ए बी इंटू टी प्लस एफ ऑफ बी ए इंटू टी बराबर 0। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए बी इंटू टी बराबर माइनस का एफ ऑफ बी ए इंटू टी। टी से टी कैंसिल हुआ तो यहां से आ गया एफ ऑफ ए बी बराबर माइनस का एफ ऑफ बी ए। देखो हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बहुत इजी है इसका प्रूफ। हमने क्या बोला, हमने बोला एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने बोला दो बॉडीज हैं, मूव कर रही हैं। वो दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। कोलाइड करने का मतलब टकराना, और जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम में चेंज आएगा। तो कितना चेंज आया, और हमें पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो पहले वाले के उसमें चेंज आया फोर्स इंटू टाइम, दूसरे वाले के मोमेंटम में चेंज आया एफ ऑफ बी ए इंटू टी, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इंटू टाइम। टोटल चेंज कितना आया मोमेंटम में, एफ ऑफ ए बी इंटू टी प्लस एफ ऑफ बी ए इंटू टी ऐड कर दिया। सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स जो होता है वो डेल पी अपॉन डेल टी होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स कितना है, 0। तो डेल पी अपॉन डेल टी 0। तो डेल पी की वैल्यू आ गई 0। तो डेल पी की वैल्यू क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये ठीक है, ये लिखा ना हमने, टोटल चेंज इन मोमेंटम 0। इसको इधर लेके गए, माइनस का हो गया, टी से टी कैंसिल हुआ। तो एफ ऑफ ए बी बराबर आ गया माइनस एफ ऑफ बी ए। तो देखो कितना आसान है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करना। आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्यों रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो रीजन ये है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ उसी से डिराइव हो सकते हैं, वो उसी के अंदर छिपे हुए हैं। अब आप कहोगे कैसे छिपे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि, यहां पे लिख रहा हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन निकाला था सेकंड का कि F बराबर एम ए होता है। क्या होता है, एम ए होता है। और किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स क्या होता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0।
तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। मास तो कभी किसी का 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और 0 एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी या तो रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जब उस पर किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और यही तो हमारा फर्स्ट लॉ है कि बॉडी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। क्लियर हुआ? तो 0 एक्सेलरेशन आया, तो इसने ये साबित कर दिया कि द बॉडी इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यही तो फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ हमने क्या किया, न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, ये बार बार पेज टेढ़ा हो जा रहा है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम फोर्स बराबर 0, तो डेल पी अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, 0। तो डेल पी बराबर 0। और टोटल मोमेंटम क्या होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम F ऑफ ए बी इंटू टी प्लस एफ ऑफ बी ए इंटू टी। अभी जस्ट प्रूव किया हमने। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे एफ ऑफ ए बी इंटू टी बराबर माइनस एफ ऑफ बी ए इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हुआ, तो एफ ऑफ ए बी हमारे पास आ गया माइनस का एफ ऑफ बी ए। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, बिकॉज न्यूटन का फर्स्ट और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो इसी के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, इसी के अंदर से निकल जाता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन गेन की, क्या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सब उड़ गया। देखते हैं, देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। मतलब फोर्स हमें दे रखा है 50 न्यूटन, लेकिन माइनस का 50 न्यूटन, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, कम हो रहा है। इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। मतलब बॉडी को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो माइनस का है। मास कितना है, 20 kg है। और बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u दे रखा है हमें। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली बॉडी रुकेगी तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ? हमें क्या बताना है, टाइम बताना है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। टाइम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है v बराबर u प्लस ए टी। v पता है, u पता है, a पता चल जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें तो हमें दो चीजें निकालनी है, एस भी निकालना है और ए भी। तो इससे अच्छा तो भैया यही है जिसमें ए निकालना है सिर्फ। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए निकालना है, ए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। एफ कितना है, -50, और मास कितना है, 20। तो -50 अपॉन 20 हो जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। v तो 0 है, v 0 है, u कितना है 15, और एक्सेलरेशन कितना है -2.5, और ये t। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का 2.5 t इधर आके प्लस हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 2.5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन द टू फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। एक बॉडी है जिस पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझेंगे। जैसे एक बॉडी ये है, ठीक है, ये बॉडी है सरफेस पे रखी हुई, इस पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है इस पे 8 न्यूटन का फोर्स, और एक लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, और बॉडी का मास है 5 kg। बताना है इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा। तो हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये इनका रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, √F1 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 64, मतलब √100 मतलब 10 न्यूटन आ गया हमारे पास लगने वाला फोर्स। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, F अपॉन एम, क्योंकि F क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना लग रहा है 10 और मास कितना है 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है क्वेश्चंस। तो जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्स ऑफ 72 डायन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरह की एक बॉडी है, तो ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है, ये इस तरह से एक फोर्स लग रहा है 72 डायन का, 72 डायन का फोर्स लग रहा है, ठीक है 60 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे, इस 72 डायन के फोर्स को हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 72 cos 60 मतलब F cos 60 और ये हो जाएगा 72 sin 60। क्लियर हुआ। तो बोल रखा है फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम ब्लॉक विच मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा होगा 72 cos 60। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स है 72 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 72 इंटू 1/2 कितना होता है 36। तो फोर्स आ गया 36 डायन। सब सीजीएस यूनिट में होगा। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। तो फोर्स कितना लग रहा है 36 डायन का, मास है हमारे पास 9 ग्राम, तो ये जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो देखिए कितना इजीली जो है वो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि अ हंटर हैज अ मशीन गन डेट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक हंटर के पास मशीन गन है जो कि 50 ग्राम की बुलेट को फायर करती है 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हंटर के सामने क्या है, एक 60 केजी का टाइगर आ जाता है और एक 60 केजी का टाइगर जो है हंटर को अटैक करता है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी तरफ भागता हुआ आता है। तो हंटर को उस टाइगर पे कितनी गोलियां चलानी पड़ेंगी कि वो टाइगर वहीं पे रुक जाए। तो इधर से बुलेट का मोमेंटम जा रहा है, इधर से बुलेट चलेंगी ढेर सारी और उधर से टाइगर आ रहा है पूरी जान से। टाइगर वहीं रुक जाए तो जरूरी है कि जो मोमेंटम ऑफ बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम ऑफ एक बुलेट से तो रुकेगा, यानी बहुत सारी बुलेट चलानी पड़ेंगी। तो वही पूछ रहा है कितनी बुलेट चलानी पड़ेंगी। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट्स हमारा आ जाएगा मोमेंटम ऑफ टाइगर के बराबर, मोमेंटम ऑफ टाइगर। तो एक बुलेट का मोमेंटम अगर स्मॉल m इंटू स्मॉल v मान लेते हैं, तो हमें मान लेते हैं n बुलेट्स चलाई हमने। कितनी बुलेट चलाई n, और मोमेंटम ऑफ टाइगर कैपिटल M कैपिटल V मान लेते हैं। तो n इंटू मास ऑफ बुलेट, एक बुलेट का मास है 50 ग्राम, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। और वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ टाइगर 60 केजी है और वेलोसिटी ऑफ टाइगर कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं तो n बराबर ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 150। क्लियर हुआ। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब बचा ये, तो इसे हम कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा, ये 5 3 जा और ये 40 जा, और 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 इंटू 40 कितना होता है 80। तो टोटल कितनी बुलेट्स चलानी पड़ेंगी 80 बुलेट्स। जब वो चलाएगा तभी जाकर टाइगर को वो रोक पाएगा अटैक करने से। अदरवाइज टाइगर जो है एक भी बुलेट अगर कम चलाई तो टाइगर का पंजा सीधे चेहरे पे पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। इम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं उसको, एंड साथ ही साथ हमने न्यूटन थर्ड लॉ भी प्रूव करना सीखा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से पता चलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।